ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र में हमारे संविधान प्रमुख महामहिम राज्यपाल ने आर्टिकल खड़ा हुआ। सभापति महोदय, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमें शासित करने के लिए आज्ञाएं निकलती है वो महामहिम राज्यपाल के नाम से निकलती है। और इसीलिए सभापति महोदय, इस अभिभाषण को कई अध्यक्ष व्यवस्थाओं में कोल एंड सगदर ने कहा है, ये सरकार का नीति पत्र है, ये सरकार का वो दस्तावेज है जिसके अंदर सरकार के पूरे वर्ष का कार्य का लेखा जोखा और आगामी वर्ष की भावी योजनाएं झलकती है। सभापति महोदय, 0.5% अधिक मतों से जो सरकार बनी है, ये उसका दूसरा अभिभाषण है। इस दूसरे महामहिम के अभिभाषण ने इस सदन के अंदर कई नई परंपराओं को जन्म दे दिया। यह अभिभाषण 14 जनवरी को यहाँ पढ़ा गया और आज 15 दिन बाद इसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस प्रारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो अभिभाषण था वो 17 जनवरी 2019 को तत्कालीन महामहिम कल्याण सिंह जी ने रखा, पढ़ा, और दूसरा अभिभाषण 24 फरवरी 2020 को श्रीयुक्त कलराज जी मिश्र ने पढ़ा। इन दोनों अभिभाषणों में एक समानता निश्चित तौर पर थी। पहला अभिभाषण के लिए जब यह सदन आहूत हुआ तो जो नियम और प्रक्रिया आर्टिकल 208 के 1 के तहत बनी है उसको धत्ता बताकर मात्र 6 दिन के अंदर सदन जब आहूत किया, सभा अध्यक्ष जो वर्तमान में सदन में विराजे भी हैं, इन्होंने उस प्रक्रिया का ऐतराज किया। समाचार की सुर्खियों में सदन के आह्वान करने की प्रक्रिया के बारे में टिप्पणियां हुई। और दूसरा महामहिम के अभिभाषण के लिए जो सदन आहूत हुआ वो मात्र 4 दिन के अंतराल में हुआ। सारी प्रक्रियाओं को एक तरफ धत्ता बताकर हुआ। प्रतिपक्ष के नेता उसको भी सुर्खियां समाचार पत्रों में मिली। और सभापति महोदय, राजस्थान के आवाम का अंदाज निराला है, आदत निराली है। हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन करना एक जन आदत बन गई। और यह भी सभापति महोदय सही है कि सत्ता परिवर्तन का कथानक, सत्ता परिवर्तन की कथा जो भी सरकार 1 साल पूरा करती है उसके तुरंत बाद लिखी जानी प्रारंभ हो जाती थी। यह दिगर बात है कि इस बार सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखने वाले दूसरे किरदार थे और आज सत्ता के शिखर पर बैठे दूसरे किरदार है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, जिन्होंने इसी 20 जनवरी को राजस्थान में जितने भी प्रदेशाध्यक्ष अब तक रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद जो बात कही, उन्होंने कहा सत्ता लाने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सर्दी देखी नहीं, गर्मी देखी नहीं, बरसात की परवाह किए नहीं, गांव-गांव गया, भाजपा सरकार की नीतियों के विरुद्ध में लाठी खाई, जेल गया, तब बनी है कांग्रेस की सरकार। और हमारे सदन के नेता, इनका एक ध्येय वाक्य है। अभी इसी 10 जनवरी को बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ कायस महासभा का। हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें बोल के गए कि राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, कस्बे से एक ही आवाज उठी थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। और आपको कहें तो सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान में कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये कहता है और सही भी है
पूरा मंत्रिमंडल जो सामने विराजा है, मुख्यमंत्री जी के रहते हैं, मंत्री गायब, ये दूसरी बात, पर ये सारा मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति जिम्मेवार है, 7.5 करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेवार है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये बात मैंने इसलिए की सभापति महोदय कि नवंबर और दिसंबर के अंदर राजस्थान सुर्खियों में रहा। जेके लोन कोटा के अंदर 35 दिन के अंदर 112 बच्चों की मौत हुई। राजस्थान शर्मसार हुआ, संपादकीय लिखे गए और उसके बाद सभापति महोदय जब ये गूंज दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के आला कमान ने, कांग्रेस के आला कमान ने उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। 2 मंत्रियों को साथ लेकर हमारे उप मुख्यमंत्री कोटा पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि हम साल भर से सरकार चला रहे हैं, जितने बच्चों की मौत हुई उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं और मालिया नगर से आने वाले मान्य सदस्य, हम भी 30 दिसंबर को गए। वहां हमें जिस चिकित्सालय में हम जाके देख नहीं पाए, इसका प्रयास भी हुआ, पर वहां जो नजारा था सभापति महोदय, टूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे, सीलन भरी दीवारें और ऊपर से बच्चों के आईसीयू के अंदर टपकता हुआ पानी, ये सारी चीजें जब फोटो छुपी हमने भी देखी। हमारे चिकित्सा मंत्री मेरे दोस्त भी हैं, विदेश गए हुए थे, विदेश से वापिस आए, बड़ी कृपापूर्वक कोटा गए। कोटा के अंदर उन्होंने जो बयान दिया कि अस्पताल के सार संभाल का जिम्मेवार पीडब्ल्यू विभाग को है भी, पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए लिखा गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मरम्मत की नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभालने वाले की जिम्मेवारी बनती है। ये मैंने 164(2) में सामूहिक जिम्मेवारी की बात इसलिए कही। अब सभापति महोदय, एक जिम्मेवारी किसकी है और ये सरकार जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? एक 1.25 साल का सफर सरकार का पूरा हुआ सभापति महोदय। और मैं निवेदन करूं कि जो सत्ता के 2 पावर के अंदर है, चाहे वो क्रिकेट के एसोसिएशन का चुनाव की बात हो, चाहे स्थानीय निकाय के अंदर हाइब्रिड चुनाव प्रणाली लागू करने की बात हो, हमारे दबंग यातायात मंत्री जी आज नहीं है, हमारे खाद्य मंत्री जी नहीं है, इन्होंने अहंकार का मर्दन किया हमारे यूडीएच मिनिस्टर का, खड़े हो गए सामने। और ये पहली बात नहीं, जब सरकार अपने पूरे 1 वर्ष का जश्न मना रही थी सभापति महोदय, तो हमारे पर्यटन मंत्री क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, मनमानी नहीं रुकी तो जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। यही नहीं सभापति महोदय, हमारे खाद्य मंत्री जी 7 जिलों का दौरा करके आते हैं और कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता की सुनवाई ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं आला कमान तक शिकायत करूंगा। और यही नहीं, हमारे खान मंत्री जी अपने पर्सनल ट्विटर पर लिखते हैं, मैंने महसूस किया सरकार बदल गई, ब्यूरोक्रेसी बदली नहीं, ब्यूरोक्रेसी का यह रवैया ठीक नहीं। और सभापति महोदय, यही नहीं, हमारे देवली से आने वाले मान्य सदस्य ने कभी इस पूरे पुलिस महकमे की सदारत की थी, डीजीपी रहे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन करके सत्ता के सुख भोगने के लिए सत्तारूढ़ दल में चले गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पुलिस अपराध रोकने के बजाय मात्र मीटिंग कर रही है, राजस्थान में अचानक अपराधों में बढ़ोतरी हुई, इससे सरकार की बदनामी हो रही है, अब बहाने करने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करने की जरूरत है। अलवर के थाना गाजी का गैंगरेप प्रकरण और टोंक के हरभजन मर्डर केस का उदाहरण सामने है, यह पुलिस की शर्मनाक कार्रवाई है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इसी 30 जनवरी को सदन चल रहा है और सदन के अंदर बाड़ी से आने वाले मान्य सदस्य विराजे नहीं, ठाकुरपाड़ा बाड़ी के अंदर एक 14 वर्ष का नाबालिग बच्चा केदार रोहित पुत्र केदार पड़ोसी की भैंस खो गई, भैंस ढूंढने जाता है, सरेआम गोली उड़ा दी जाती है। बाड़ी से आने वाले मान्य सदस्य जाकर मिलते हैं और ये कहते हैं कि भरतपुर के आईजी की सरपरस्ती में बजरी के ब्लैक में भरतपुर से लेकर आगरा तक हो रहा है और आईजी भी अपने 2 दोस्तों के साथ मुख्यमंत्री जी कुदाना गांव के अंदर बाबू महाराज के मेले में जाते हैं, सरेआम गोली चलती है, सरेआम गोली से उड़ा दिए जाते हैं
और दो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, राजकुमार और राम सेवक 2 गंभीर घायल, कार्रवाई नहीं। मैं समझता हूं यह सामूहिक उत्तरदायित्व जो संविधान में दिया है, इससे सरकार भटक रही है। आज पीपलदा से आने वाले मान्य सदस्य नहीं है, इनकी पीड़ा भी कम पीड़ा नहीं। ये कहते हैं मैं काफी सीनियर हूं, सुखाड़िया जी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ रहा, पर कांग्रेस की कार्यकारिणी में नहीं हूं। जो पंच सरपंच नहीं बन सकते वो आज कांग्रेस चला रहे हैं। सभापति महोदय, सदन के नेता इस बहुजन समाज पार्टी को निगलने में माहिर है। ये बहुजन समाज पार्टी को हजम करने में माहिर है। यह दूसरी बार है, पूरी बहुजन समाज पार्टी को निगल भी गए, हजम भी कर गए, पर ये आसानी से हजम होने के पश्चात ये बहुजन समाज पार्टी के हमारे भाई सत्ता की डाल पर तो जा बैठे। नदबई से आने वाले मान्य सदस्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रंगे हाथ टोल टैक्स की चोरी करते हैं और जिला कलेक्टर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ बयान जारी कर देते हैं। और इसी तरह जब बसपा को श्रद्धांजलि देकर कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए हमारे नगर से आने वाले सदस्य का अनुभव भी कुछ इसी प्रकार का रहा। और सभापति महोदय, इसी 17 दिसंबर को सरकार ने 1 साल होना पर अपना जश्न मनाया। बदली बदली से मेरी सरकार नजर आई। सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी का सुंदर चेहरा ना पोस्टरों पर था ना होल्डिंग्स पर था। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आज उनको इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने 164 के अंदर 164(2) के अंदर जो आर्टिकल में लिखा, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को उन्होंने बोध कराया और उन्होंने 17 जनवरी में विश्वविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन करने वो गए। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा सरकार चलाना, उसकी परफॉर्मेंस हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये बात सही है, सत्ता मिलते ही अहंकार आ ही जाता है, परंतु ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 2 मिनट में छठे माले पर और 1 सेकंड में बेसमेंट पर। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस आला कमान चिंतित हुआ और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने एक समन्वय समिति बनाई। आप जैसे विद्वान व्यक्ति उस समन्वय समिति में अध्यक्ष सभापति महोदय, दीपेंद्र सिंह जी हमारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समन्वय समिति में, और महेंद्रजीत सिंह जी और हेमराज जी, ये आप नींव के पत्थरों। सभापति महोदय, राजस्थान के अवाम को आपसे उम्मीद है, आप इस बिगड़ेल सरकार को निश्चित तौर पर ठीक करोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता विराजे, सदन के नेताजी, 23 जनवरी 2019 का वक्त बिगड़ेल सरकार। तो सभापति महोदय, निवेदन करूं, सदन के नेता ने पहले राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में एक बात कही। इन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी 5 वर्ष में फजूल खर्ची और हवाई यात्रा पर 50 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान की जनता पर भार डाल दिया। मुख्यमंत्री जी, आप कम बोलते हो पर तोल कर बोलते हो, यह मैं मानता हूं, पर ये राजनीति का तराजू जब कभी भी आपके पड़ोस में बैठने वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ झुका, आप दिल्ली दरबार में चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, 430 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री जी, मेरी जो जानकारी 168 दिन आप हवाई जहाज में यात्रा करते रहे। अब 5 साल बीतेंगे तो अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैंने 17 जनवरी 2019 को जो महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ा, मैंने 24 जनवरी 2020 के राज्यपाल के भाषण को भी पढ़ा, मैंने महामहिम मुख्यमंत्री जी का जो पहला उत्तर था 23 जनवरी 2019 को दिया, उसको भी पढ़ा। आपने एक बात बार बार कही, इस बार भी ये जो पृष्ठ 2 पैरा 4 है, जो पहला अभिभाषण था, उसमें आपने लिखा, सरकार का संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन देने का संकल्प ले लिया, 1 साल पहले ले लिया। और ये 24 जनवरी 2020 ये जो अभिभाषण है सभापति महोदय, ये अभिभाषण है, इसके पैरा 2 में कहते हैं, उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील कार्य प्रणाली विकसित करने की दिशा में हम निर्णय आया कि आपने अब आर पार कहने की दिव्य दोस्त मुख्य सचेतक महोदय बैठे हैं, अब ये अच्छे वस्त्र धारण करके बैठे हैं सभापति महोदय, और दिव्य दृष्टि मेरे में आ जाए कि पारदर्शी हो, तो मैं इनके शरीर को जब देखूं
जिस पर वस्त्र नहीं हो, कैसा लगेगा सभापति महोदय? सभापति महोदय, इस आर पार को देखा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन का सर्वे हुआ 2019 में, उसने वो सर्वे क्या कहता है मुख्यमंत्री जी? भ्रष्टाचार के अंदर ये मेरे को किस रूप में देखना चाहते हैं? आप दोनों की उम्र निकल गई हो, स्पष्ट करें, और हमने इनको किस किस रूप में देखा है वो भी मैं बयान करूं। आप मेरे को अनुमति दें तो। नहीं, मैं कुछ बयान करूं? आप दोनों की उम्र निकल गई वो देखने करने की। ये बात आपने सही की। फिर ये सभापति महोदय, आप जैसा ज्ञानी बैठा हो तो ये बात सही है, पर सभापति महोदय, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन का सर्वे जो था, उसने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार की दृष्टि से देश में पहली पायदान पर पहुंच गया। 76% नागरिक बिना रिश्वत दे काम नहीं होता। मैं समझता हूं कि आपने पूर्ववर्ती सरकार पर बड़े आरोप लगाए, कभी बजरी माफिया का कहा, कभी अवैध शराब खनन का कहा, शरीफ माफिया का, कितने तंज कैसे, ये आर पार सारी चीज दिखाई देगी। सभापति महोदय, एक चीज जिसका इस अभिभाषण में बार बार जिक्र हुआ, वो जिक्र हुआ सुशासन का। और ये सुशासन क्या है सभापति महोदय? सुशासन है सुदृढ़ कानून व्यवस्था और जवाबदेह पुलिस प्रशासन, अमन चैन की जिंदगी आम आवाम जिए, ये है सुशासन की परिभाषा। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारे डीजीपी, उनका चयन कैसे हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय में मैं आगे निवेदन करूंगा, पर मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जश्न मना रही थी सरकार, 1 साल की उपलब्धियों का सबने, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप बताओ 1 साल में क्या उपलब्धि रही, तो वो जो उन्होंने जो कही उसकी एक वानगी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पर इससे पहले मुख्यमंत्री जी, इस राजस्थान के अंदर आपके शासन में एक जबरदस्त घटना हुई जिसकी गूंज पूरे देश में रही। ये जो आपके बैरोड के लॉकअप से पुलिस की कस्टडी से 1 लाख का इनामी पपला भागा, थाने पर हमला, गैंग आती है, बंदूक से उस अपराधी को पकड़ कर ले जाती, छुड़ा के ले जाती है, और सभापति महोदय अपराधी चला गया। 24 घंटे तक अपराधी टुपुकड़ा एरिया में रहता है, और वहां से, ये पुलिस के रिकॉर्ड पर है, मैं झूठ बोलूं तो, वहां से सभापति महोदय है, उससे महेंद्रगढ़ हरियाणा में उससे फिरौती इस पपला को महफूज रखने के लिए 60 लाख रुपए प्रति वर्ष लेने की बात ये जांच में सामने आ रही है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी, ये वर्दी द्रोह है। जिसने वर्दी पहनी वो वर्दी के साथ द्रोह कर रहा है। और अभी सरदार शहर की घटना, हेमराज नायक की पुलिस कस्टडी में मौत, उसकी भाभी के साथ बलात्कार, सदन में गूंज, समय बीतता चला गया, समय का चक्कर घूमता चला गया, कोई कार्रवाई नहीं। और अभी चूरू राजगढ़ में तो 4 दिन पहले की घटना, एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। जनता पकड़ती है अक्रम नाम के अपराधी को, अपराधी पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद 2 घंटे बाद फरार हो जाता है, और उसके बाद रात को पकड़ा जाता है। क्या यही हमारा पुलिस प्रशासन का परिणाम है? इसलिए सभापति महोदय, आपने अभिभाषण के पैरा 2 में राज्यपाल से कहलवा दिया, राज्यपाल महोदय से, क्या आपने एक नए आयाम स्थापित कर लिए उत्तरदायी और पारदर्शी शासन के। ये मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री जी, ये आंकड़े आपके 1 वर्ष के हैं जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस राजस्थान के पुलिस अमले की अगुवाई करने वाले डीजीपी ने जारी किए। उन्होंने कहा महिला अपराध की दृष्टि से 1 वर्ष में 68% अपराध बढ़े, SC/ST के विरुद्ध 1 वर्ष में 64% अपराध बढ़े, पॉक्सो एक्ट के अंदर 44% अपराध बढ़े, डकैती के अंदर 42%, चोरी के अंदर 41%, लूट में 39%, कुल 31% अपराध बढ़ जाए, राजस्थान की धरती कलंकित हो जाए, अपराधियों की धरती बन जाए। और अपराध, मैं निवेदन करूं, अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर 1 वर्ष में 1659 हत्याएं हुई। मतलब रोज राजस्थान के किसी न किसी कोने पर 5 हत्याएं, 5 अपराधों के। सभापति महोदय, 1 साल के अंदर 5997 बलात्कार शाम होती रही। रिपोर्ट ये कहती है मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हो, कि आज राजस्थान में 79,599 स्थायी वारंटी अपराधी आज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
और राजस्थान की राजधानी कहना ही क्या। महानगरों के अंदर अपराध की दृष्टि से 7वीं पायदान पर, बलात्कार में 3री पायदान पर, महानगरों की दृष्टि में हत्या में 8वें पायदान पर, साइबर क्राइम में 4थे पायदान पर, और बाल तस्करी की चर्चा चोमू से आने वाले मान्य सदस्य के उसमें भी 4थे स्थान पर है। आपके यहाँ 1 वर्ष में 2,25,306 मामले दर्ज हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मामले दर्ज हो गए, पर ये 72,000 मामले, ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, इसमें 6 महीने से ज्यादा तक आपकी जांच लंबित क्यों है? और आज हो क्या रहा है? ये आपकी जेल है, ये तो अपराधियों को पनाह देने के लिए ऐसा बन गई। यहां सब चीजें जारी है, मादक पदार्थ हो, मोबाइल टेलीफोन हो, प्रतिबंध सामग्री हो। बाजार से आने वाले मान्य सदस्य मेरे को ठीक करेंगे, नौर के अंदर सुखराम प्रहरी ने इन सारी चीजों को रोका, दुनिया से रुखसत होना पड़ा उसको। या मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, आज राजस्थान पंजाब के अंदर पंजाब का नौजवान नशे की गिरफ्त में है। अब वो बात राजस्थान के अंदर सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रही है। आज राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी की दृष्टि से ट्रांजिट रूट बन गया। और मैं निवेदन करूं, ये मेडिकेटेड चिट्टा, मुख्यमंत्री जी, एक ऐसा नशा है जो पंजाब के अंदर नौजवान करता है। इस मेडिकेटेड चिट्टा को जो सेवन करना प्रारंभ कर देता है, छोड़ नहीं सकता, और 6 महीने में उसकी मृत्यु असंभावी है। आपको इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी डोडा पोस्ट बंद हुए, डोडा पोस्ट को बंद करने के लिए ट्रोमोडोल एक टैबलेट है, जो पोस्ट और डोडा जो छोड़ते हैं उसमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो उसका यूज करते हैं। आज इसकी तस्करी और इसको नशे के रूप में इस्तेमाल इस राजस्थान में हो रहा है। अभी 31 जनवरी को यहीं आपने ट्रोमोडोल इम्प्रोजोल पकड़ी, कल आपने 45 ग्राम की एमडी ड्रग्स पकड़ी। मैं समझता हूं इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, अभी 80,000 पुलिस बेड़े की अगुवाई कर रहे हैं आपके डीजीपी। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिक संरक्षण समिति बनाम राजस्थान, इस मामले में अवमानना याचिका का सामना आप कर रहे हो। आपके मुख्य सचिव जी रोज जाते हैं। प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसके आधार पर देश भर में पुलिस एक्ट 2007 बना, और उस 2007 के एक्ट की धारा 13 कहती है कि राज्य में जब कभी भी डीजीपी की नियुक्त हो तो 3 महीने पहले प्रक्रिया प्रारंभ करो। 3 योग्य सीनियर अभ्यर्थियों को पैनल बनाकर सिक्योरिटी काउंसिल किसी में प्रावधान है, उसके माध्यम से आप यूनियन सर्विस कमीशन में भेजो, और पैनल के अंदर उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम होना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति अभी में 6 महीने का समय शेष हो। आप डीजीपी की एडॉक नियुक्ति भी नहीं कर सकते हो, परंतु आपने दोनों ही कर डाले। आपने जब पैनल भेजा उसमें 6 महीने का समय इनका नहीं था। 20 अगस्त 2019 को आपने नियुक्त किया, 21 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, और आपने फिर 28 अगस्त को इनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। जब पुलिस की अगुवाई करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का अवसाद में हो, वहां किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी? मैं समझता हूं ये निश्चित तौर पर चिंतन की विषय है। सभापति महोदय, एक बात बहुत आप लोगों के मुख से सुनी, निंदक निरिय राखे आंगन कुटुर छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे लिबास। कबीर जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। और मैं समझता हूं जब जंगे आजादी लड़ी जा रही थी उस समय समाचार पत्रों की भूमिका बहुत थी। उस समय अकबर इलाहाबादी जो शायर, खींचो ना कमान ना तलवार निकालो, खींचो ना कमान ना तलवार निकालो, जब तोक मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज उसी अखबार को मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हो, हमारी सदारत कर रहे हो, 16 दिसंबर को आपने सरेआम धमकी दे डाली। अगर आपको ये विज्ञापन लेना है तो समाचार छापो जैसे हम कहें वैसे। और उसके बाद क्या होता है? पहला मौका है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, किसी मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव के माध्यम से 13 जनवरी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर संज्ञान लेके नोटिस भेजे, और ये क्या, मुख्यमंत्री जी का बयान लोकतंत्र के मूल्य को कम करने वाला है, मीडिया की साख कम करने वाला है, प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है, और 2 सप्ताह का समय दे। मैं समझता हूं कि अभी नवलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य ने 21वीं सदी के गांधी जी की उपाधि दी। गांधी जी अगर 21वीं सदी में गांधी जी अगर इस प्रकार करें तो निश्चित तौर पर इस पर सोचने की बात है। अभी सभापति महोदय, मुझसे पहले यहां कर्ज माफ करने की बड़ी बात है, और सही भी है। इस राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन का एक इंस्ट्रूमेंट था कर्ज माफ। 6 रैलियों में आपके महबूब नेता ने सरकार
कार आई 1 2 3 10 गिनो कर्जा माफ। मैं निवेदन करूं, इसी 17 जनवरी 2019 को पहला अभिभाषण जब हो रहा था, तब उसके मुख्यमंत्री प्रश्न संख्या 5 पैरा 11, उसमें आपने क्या कहलवाया? सहकारी बैंकों के निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र पाए जाने वाले ऋणी किसानों का 30 नवंबर 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। बहुत अच्छा किया, ऐतिहासिक निर्णय। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कृषकों को जो आर्थिक रूप में संकटग्रस्त है, अपना ऋण नहीं चुका पा रहे, राज्य सरकार निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाए जाने पर 30 नवंबर 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की सीमा का कालातीत अवधि पर अल्प ऋण माफ करने का निर्णय लिया। निर्णय करा दिया आपने। शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंकों से, नोटिफाइड बैंक से जिन लिया उनका भी आपने कर्जा माफ कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। और फिर आपका उत्तर देने का वक्त आया। आपने उत्तर दिया 23 जनवरी को। मैंने ये बात है 1 वर्ष 2 महीने पहले की, इसी सदन में आपने कहा, आपका है भूमि विकास बैंक और सीसी बैंकों का जो अवधि पार कृषक है, लघु और सीमांत है, उनके भी समस्त ऋण माफ किए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं, जोरदार बजी तालियां रुकी नहीं। इसके कारण से 80,000 हेक्टेयर 4 लाख बीघा भूमि, कृषि भूमि गिरवी रखी है, वो मुक्त हो जाएगी। नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, आरआरबी ग्रामीण बैंक, जो एनपीएम की मैंने घोषणा कर रखी है, पहले जो डिफॉल्टर उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि 2 लाख रुपया कर्जा माफ होंगे, उनको लेकर हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी। बहुत अच्छा किया, 2 महीने पहले शुरू कर दिया आपने। जिस प्रकार उद्यमियों के, व्यापारियों में के वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, ओटीएस उसी रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिससे किसानों का भी 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सके, प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है, आप स्वयं आकर कर्जा माफ करें पूरे देश का। अच्छी बात है। फिर आगे क्या बोलते हैं? हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, बड़ी दम्भ भरी आवाज में, परंतु मैं वादा करता हूं उन्होंने सहयोग नहीं किया तब भी हमारी सरकार पूरा कर्ज माफ करेंगे। मैं ये निवेदन करता हूं, ये पक्का इरादा है। ये मेरे शब्द नहीं, सदन के नेता के शब्द है। मैं समझता हूं कि आपने बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए 20 लाख उन किसानों का जिन्होंने कॉमर्शियल बैंक, नोटिफाइड बैंक, ग्रामीण सहकारी ग्रामीण बैंकों से कर्जा ले रखा था, उनके साथ आपने वादा किया। अब आ जाओ आप। अब आपने जो इसी अभिभाषण में, इसी 14 जनवरी को प्रश्न उनमें क्या आप कहते हैं? सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित 2 लाख रुपए तक के सीमा का अवधि पार अल्पकालीन ऋण वन टाइम सेटलमेंट लाकर माफ करने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग का आग्रह किया है। आप मतलब जब देने के बाद कुछ और लेने के बाद कुछ, राजस्थान के आवाम को कहा कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे 59 लाख किसानों का, 99,996, और फिर आप यू टर्न मारते हैं इसी सदन के अंदर। मैं समझता हूं इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। और अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे 22,06,000 किसानों का ऋण माफ कर दिया, आपने कर दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि 6,22,000 किसान जो आप बता रहे हो, इसमें किसानों के खाते में ऋण की राशि का समायोजन कितना हुआ, राइट ऑफ कितना हुआ? मैं समझता हूं आपने अन्याय कर दिया। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी किसान, वो ऋणी किसान जो ऋण लेते ही अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का में पंजीकृत हो जाता है, मैं पैसा बोलता रहा और उसको उससे भी महरूम करने का काम कर दिया। मैं समझता हूं ये किसानों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, आप तो एक बात बता दो, ये 2017, 2018 रबी, खरीफ रबी और 2019, इनमें तालिका लेके सदन को बता दो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने पंजीकृत हुए, इससे सारी बात सामने आ जाएगी। और आपने किसानों गुड बोरोवर्स जो हैं, जो आपने सद्भावी किसान जिसको कहा, 23 जनवरी 2019 को कहा कि सद्भावी किसान है जो फसल का जिसका ऋण माफ नहीं हुआ, एक स्पेशल पैकेज बढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में गुड बोरोवर किसानों के लिए चल रही स्कीम की तर्ज पर राजस्थान किसान के लिए स्कीम बनाने का बन गई स्कीम आपकी। दूसरा आपका आ गया। मैं समझता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में 14 नवंबर से कराया। ये जो पोर्टल है
जिसमें 15 जनवरी तक पोर्टल के अंदर किसान का बैंक का फर्ज है कि वो किसान के प्रीमियम को वहां दर्ज कराए। उन्होंने कराया नहीं, 88,000 का कराया। और आज बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, बैंक कहता है मेरे से चूक हो गई। मैं समझता हूं ये पूरे राजस्थान के अंदर है, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपने एक बात और कही, 23 जनवरी को राजस्थान में आत्महत्या हुई, जिनकी आत्महत्या हुई किसान के लिए, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा जाएगा, उनसे रिकमेंडेशन लेकर उनका जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। माफ करना बड़ा दर्ज है। अभी आप दौरे पर गए, जैसलमेर गए, गुड़ामलानी का वो किसान लिम्बाराम टिड्डी के दल को देखते ही हृदयघात हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। आपने पूछा उस पर कितना कर्जा है? गंगानगर का वो ठाकरी गांव का सोनलाल कड़ेल डाइंग लिक्विडेशन में नाम लिख के जाता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आपका, और ये कहता है मेरा 100 को तब तक मत उठाना जब तक कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ। आपने क्या किया उसके लिए? हनुमानगढ़ कलेक्टर परिसर में सुरजाराम जेब में बैंक का कागज कर देगा, और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी यहाँ टिड्डी के बारे में वक्तव्य आएगा, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, पर आपने टिड्डी में राज्यपाल अभिभाषण के प्रश्न 9 पैरा 32 में 25 वर्ष उपरांत टिड्डियों द्वारा किसान की फसल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ, सरकार बड़ी संवेदनशील है, त्वरित विशेष गिरदावरी करवा रही और 6 जिलों में 47 करोड़ का अनुदान दे दिया। मैं समझता हूँ ये सही है। 1993 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके से कई किलोमीटर लंबा टिड्डी दल आया, 12 जिलों में गया, 7 लाख हेक्टेयर भूमि को लील कर गया, 1200 करोड़ रुपए किसान के लगे। और ये सही है, टिड्डी नियंत्रण का काम तो भारत सरकार का है, राज्य सरकार ने पल्ला थोड़ी झाड़ सकती है। अभी 21 मई को पहली बार टिड्डी दल यहाँ आया, 9 महीने पहले, और हमारे कृषि मंत्री जी है नहीं, मैं इनका अखबार में पढ़ रहा था। 4 जनवरी को उन्होंने मीटिंग की, वैज्ञानिकों को बुलाया कि अपने भी टिड्डी के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक दलों का अब आप जाके बताओ करो कि किस तरह इसको टिड्डी को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस दिन ये मीटिंग कर रहे थे उस दिन अध्यक्ष सभापति महोदय, पाकिस्तान के भावलपुर से 10 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल खाजूवाला पहुंच जाता है, बीकानेर पहुंच जाता है, बाड़मेर जाता है, पाली, जालोर, रायडा, सरसों, गेहूं, जीरा, इस बगोल की सारी फसल को खत्म कर जाता है। लोकेस्ट वार्निंग कंट्रोल रूम है, उसके साथ राज्य सरकार कृषि विभाग का कोई समन्वय नहीं। आपने किसानों को अगर समय पर कीटनाशक दे देते, अगर आप स्प्रे करने के लिए वाहन दे देते और वो वाहन को और साधन दे देते, आज कितनी बुरी बात के अंदर हमारे शुरू से आने वाले माननीय सदस्य को कुछ जानकारी तो है नहीं, बिना जानकारी बोले जा रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया, अच्छा प्रबंधन किया टिड्डी को मारा। कम से कम आप हम पे विश्वास नहीं करें तो आपकी सरकार के केंद्रीय मंत्री विश्वास क्या करें। धन्यवाद। मैं जरूर जानकारी करूंगा मुख्यमंत्री जी, पर यह क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि आज के युग में इस टिड्डी दल को भगाने के लिए राजस्थान के किसान ने थाली नहीं बजाई, डीजे नहीं चलाए, मोटरसाइकिल साइलेंसर हटा के उसमें आवाज नहीं करवाई। और तो और मुख्यमंत्री जी आप जाके, और किसान अपनी बाढ़ के आग कभी नहीं लगाता। ये नावा से आने वाले मान्य सदस्य बैठे हैं, किसान अपनी बाढ़ के आग लगाए, टिड्डी नहीं आए, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और अभी आप 30 दिसंबर को गए, 7 महीने बाद गए मुख्यमंत्री जी आप, 7 महीने बाद 21 मई को टिड्डी दल पहले आया। हमारे सदन के नेता मुख्यमंत्री जी 7 महीने बाद जाते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही, और वहाँ उपदेश क्या देते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, इसके अंदर 31 दिसंबर से पहले अपना प्रीमियम जमा करा देना, गिरदावरी में करा रहा हूँ। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में लोकस्ट इमरजेंसी घोषित है, सेना का सहयोग कर रहा है। और सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो खाद्य और कृषि संगठन है उसने कहा कि ईरान के अंदर फिर पैदा होने वाली टिड्डियां भारत के अंदर अप्रैल और मई के अंदर हमला करेगी। मैं समझता हूं इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मेरी आपसे मांग है मुख्यमंत्री जी, इन 12 जिलों में 1 साल का तो आप सहकारी ऋण माफ करो, आप गुजरात की तर्ज पर स्पेशल पैकेज दो, और 6 जिलों के अलावा जहां 6 जिले शेष रह गए वहां गिरदावरी कराओ। और आपको पता है केंद्रीय वित्त आयोग बना हुआ है,
SDRF का पैसा है, 75% पैसा केंद्र सरकार का, 25% पैसा आपका है, और इस साल की जो किट्टी है वो 1340 की है, करोड़ की है। 506 करोड़ रुपया, 502 करोड़ रुपया आपके पास आ गया है। आपको भी 10,060 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी। आप SDRF के नॉर्म्स में 33% फसल खराबा पर जो 13,500 रुपये मिलते हैं मुआवजे के, वो राजस्थान के किसान को क्यों नहीं देना चाहते? मेरी मांग है कि आप इस काम को पूरा करें। निश्चित तौर पर आप जो करेंगे उसके लिए माननीय सदस्य समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। अभी आज विद्युत दरों की बात पर सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है। आपने कहा था ना, इसी भाषण के प्रश्न 67 में कहा 4 वर्ष तक में हम किसान की विद्युत दरें नहीं बढ़ाएंगे। किसान तो सिर्फ खेत में ट्यूबवेल ही चलाता है, वो किसी घर में तो रहता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी, एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स क्या कहता है? इस राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता है, 68% किसान है, और ये इंडेक्स ये कहता है कि जिसके 2 या 3 कमरे हो, कूलर चलाए, फ्रिज चलाए और 8 ट्यूबलाइट या बल्ब जलाए, उसका बिल उसका जो कंजम्पशन है वो 150 से लेकर 200 यूनिट पर होता है। और आपने कितनी देर में 150 से 200 यूनिट में विद्युत खपत जो है उसका कितना बिल बढ़ा दिया? 6 रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट से 7 रुपया 35 पैसे। 1 रुपये में तो यहाँ आंदोलन हो गया था। 95 पैसे बढ़ोतरी। ये राजस्थान का किसान नहीं देगा, तो कह दो राजस्थान के किसान को जो गांव में रहता है उससे मतलब आप फिक्स चार्ज 220 रुपए का 275 रुपये 55 रुपये। और मुख्यमंत्री जी, शायद आप ही के समय में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2004 आया था और उसमें तय मैं पूछना चाहता हूं, फ्यूल चार्ज जो 35 पैसे था भाजपा की सरकार में आपने 55 पैसे किया बिना नियामक आयोग की सहमति के। अडानी जिसकी बात अभी नवलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य कर रहे थे, हमारे साथ तो जोड़ दिया। आपके उपकृत कर रहे हो आप। सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डालते आप? 2700 करोड़ रुपए आपको अडानी पावर प्रोजेक्ट का देना है और आपने जजिया कर लगा दिया 36 महीने तक 5 पैसे प्रति यूनिट के राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं पर। और अभी आपने क्या किया? ये एडिशनल सिक्योरिटी क्या आ गई? मैं समझता हूं 1200 करोड़ का बाहर डाल दिया आपने एडिशनल सिक्योरिटी। आप बिल देखना सभापति महोदय घर जाकर, आपके बिल में भी है 600 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक। मैं समझता हूं ये असली चेहरा है जो आज आपका हमारे सामने। और मैं निवेदन करूं, यहां सदन के अंदर एक बात बड़ी जोर शोर से कही गई, किसान जहां एक तरफ बिजली के ने किसान को मारा, आपने क्या किया? आपने पेट्रोल और डीजल पर 502/2019 को नोटिफिकेशन संख्या F225 FD टैक्स 201923 4% वेट बढ़ा दिया मुख्यमंत्री जी। ये क्यों किया आपने? क्यों ना किया ये? और उसके बाद जो रोड सेस है 1 रुपया 75 पैसे, उसको आपने वेट के दायरे में ले आए। तो इसका कुल मिला के क्या हुआ कि 1 रुपये 75 पैसा रोड सेस बढ़कर 2 रुपया 12 पैसे 37 पैसे बढ़ा दिया। और आपने जन घोषणा पत्र के प्रश्न 949 में कहा हम पेट्रोल और डीजल को GST काउंसिल में सिफारिश करेंगे, GST के दायरे में लाओ, क्योंकि आपके जहन में था कि GST दायरे में आएगी तो शायद कम लोगों को पैसा बढ़ेगा। आज हालत क्या है? मैं जहां से आता हूं सभापति महोदय, चूरू और अलवर ये हरियाणा से लगे हुए हैं। आज हमारे यहाँ जो पेट्रोल जो डीजल की बात मैं करूं, हरियाणा से 7 रुपए। इसी तरह सभापति महोदय ये पंजाब से 16 जिलों के अंदर डीजल की जो बिक्री है 20 से 30% गिर गई। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको कम से कम ये जो वैट आपने बढ़ाया और आपने रोड टैक्स को वेट को दायरे में लाया, ये निश्चित तौर पर आपको कम करना चाहिए। ये माननीय सदस्य समाप्त करें। मैं निवेदन करूं सभापति मुझे टोल टैक्स की बात प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। टाइम है, देख लिया टाइम, देख लो। अब मैं 2 मिनट में लास्ट। सभापति महोदय, ये भाजपा सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को 55 स्टेट हाईवे में टोल टैक्स मुक्त किया जनता की मांग पर। आपने क्या किया? 1 नवंबर 2019 को यानी बीजेपी के फैसले को 18 महीने बाद पलट दिया और ये कहा 55 जो हमारे रोड्स हैं, हाईवे हैं, इनमें सड़क के रखरखाव के लिए पैसा आएगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो 300 रुपए है, 700 करोड़ रुपए आपने लिए, ये 700 करोड़ में कितने रुपए आपने इन सड़कों के रखरखाव पर खर्च किए? और सभापति महोदय, अब आप मुझे जल्दी कर रहे हैं, इसलिए मैं अंतिम बात एक बात को छोड़ते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज हालत क्या है?
आर्थिक आपातकाल राजस्थान में लगा है मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के किसी भी जिले की ट्रेजरी में चले जाओ, बिल अटे पड़े हैं। राजस्थान के अंदर पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, इरिगेशन के ठेकेदार अपने किए हुए कामों के भुगतान के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और आपने पिछले जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें आपने बिंदु संख्या 6, 7, 8, 9 पर हमारी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 14.3 से हमने 9.8 में कर दी, तो आपने कितनी बढ़ा दी एक साल में, इसका आंकड़ा बता देना। आपने ये कह दिया कृषि विकास दर जो आपके पूर्ववर्ती काल में 8.94 थी, हमारे राज्य में 3.95 होगी, तो आपने कितनी बढ़ा दी, इसका आंकड़ा दे दो आप। और आपने आर्थिक कुप्रबंधन 1,29,000 के कर्जे को हमने 3,08,000 कर दिया, तो आपने कौन से मीर मार लिए बताओ। और अंत में मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करूंगा, आपने 1,16,735 की वार्षिक योजना बनाई है। मेरा आरोप है, लिख लें आप, कि आपकी दिसंबर तक इस वार्षिक योजना का 32% पैसा खर्च किया आपने। राजस्थान के अंदर विकास के पहियों को रोकने वाली ये सरकार राजस्थान में बनी वार्षिक योजना की सबसे बड़ी कटौती की साक्षी बन गई। और आप करो भी क्या, मैं आपका ध्यान, आपकी मजबूरी है अब के आप साफ साफ बात करो। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपका मित्र होकर इस बात कर रहा हूं कि आप अभी, मैं बजट एट ग्लांस ला रहा था, ये बजट एट ग्लांस, अब इसके अंदर आप बिंदु प्रश्न संख्या 1 और इसमें एक मिनट प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपने बी के जो लाए थे आप, राज्य का कुल कितना राजस्व होगा, आपने उसमें लिखा 73,142 करोड़ रुपया टोटल टैक्स रेवेन्यू राज्य की होगी। आपका ये बजट एट ग्लांस कह रहा है इसी साल का। और इसी बजट एट ग्लांस ये भी कह रहा है कि आपकी एक साल की ब्याज अदायगी वो है 22,132 करोड़। पेंशन पर आप खर्च कर रहे हो 23,083, 1,02,049 करोड़, तो यही खर्चा हो गया। अब आपके टोटल टैक्स रेवेन्यू 73,000 ही है, अब 29,000 तो इसमें ही टोटे पड़ गए। अब विकास करोगे तो करोगे क्या। अभी तो जन घोषणा पत्र में वो 1 लाख संविदा कर्मी और वो एकीकृत ग्रामीण संघ ने आपको महंगाई भत्ता और उसके लिए आंदोलन कर रखा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने इस 34% अभिभाषण को बहुत पढ़ा है। मैंने मेरे संसदीय जीवन में राजस्थान के विकास को रोकने वाला मैंने अभिभाषण देखा नहीं। ये बड़े बाबुओं किसके द्वारा तैयार किए गए इस अभिभाषण का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।